हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन और जिसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लिया है और हम लोग सोशल जस्टिस वाले टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत एक क्लास ऑलरेडी कल आ चुकी है और आज ही उसकी सेकंड क्लास रहेगी सोशल जस्टिस, जहां पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कल की क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था शहरीकरण और कृषि खाद्य प्रणाली। जो परिवर्तन आ रहा है एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग की पैटर्न में, एग्रीकल्चर खाद्य जो प्रणाली है और साथ ही साथ शहरीकरण, इनका क्या प्रभाव हो रहा है एक दूसरे पर, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा स्कूली शिक्षा के लिए या स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इससे संबंधित हम सारी चीज़ों को देखेंगे, किस राज्य को बेहतर इंडेक्स मिला है, किस यूनियन टेरिटरीज को मिला है और कौन सबसे निम्न कोटि में रहा, इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कि आप लोग चैनल को देखते हैं दोस्तों, रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना किसी के साथ शेयर करते हैं। तो इस बात से हम काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रात में, दिन में, अर्ली मॉर्निंग, लेकिन आप लोग एक छोटा सा काम नहीं कर पाते हैं कि ना तो वीडियो को शेयर करेंगे और ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि हम लोग जब रिपोर्टिंग देखते हैं अपने वीडियोस की, तो देखने में मिलता है कि जो अनसब्सक्राइब लोग हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग ज़्यादा चैनल देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आपके हाथ में ही हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर जैसा आपका प्यार रहेगा वैसा हम बिल्कुल आपके प्यार के लिए रहेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं आगे किसी समय को वेस्ट किए। स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए जो ग्रेडिंग इंडेक्स लाई गई है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं। एक तो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग और दूसरा जिले के लिए। अर्थात यहाँ पर 2 लेवल को काउंट किया गया, एक तो स्टेट लेवल को काउंट किया गया और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो पीजीआई जारी की गई है। तो अब समझते हैं पीजीआई और पीजीआई डी। पीजीआई का मतलब होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो राज्यों के लिए होगी, और साथ ही साथ पीजीआई डी का मतलब हो गया, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य और जिला स्तर पे स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए क्या क्या आंकड़े लिए गए, तो एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यूडाइस कोड जिसे हम लोग कहते हैं, जो प्रत्येक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के यूडाइस कोड होते हैं, इंटर कॉलेजेस के यूडाइस कोड होते हैं। साथ ही साथ 2021-22 तक का ये रिकॉर्ड था। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल असेसमेंट सर्वे जो 2021 हुआ था, उससे जो भी डेटा प्राप्त हुआ है उसके बेस पे शिक्षा मंत्रालय ने ये 2 रिपोर्ट जारी की हैं और इनको 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इनको जो रैंकिंग दी गई है वो 10 श्रेणियों में दी गई है। तो हालांकि जो सबसे उच्च रैंकिंग होगी वो दक्ष कैटेगरी में आएगी और जो सबसे निम्न कैटेगरी में आएंगे उन्हें कहा जाएगा आकांक्षी 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट पीक पर और एक लोवेस्ट पीक पर। तो देखते हैं किस राज्य को कौन सी रैंकिंग प्रदान हुई है और हमारा यूपी कहाँ पर है, यह भी देख लेंगे। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2021-22 के लिए जो पीजीआई 2.0 है, ये सबसे पहले 2017-18 में इसको जारी किया गया था और अब जो है कि 2020-21 के लिए भी यह जारी किया गया था। तो यहाँ पर इंडेक्स की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो इंडेक्स ने ये कहा है कि किसी भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को उच्चतम ग्रेड जो दक्ष है वो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी जितने भी हमारे भारत में 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल 36 में से किसी को भी दक्ष नाम की जो रैंकिंग है, जो सर्वोच्च रैंकिंग है, वो किसी को प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, जिसमें एक पंजाब और चंडीगढ़ है, जिन्हें सर्वोच्च ग्रेड के स्तर पे प्रचेष्टा 2 ये प्राप्त हुआ है। यानी कि अगर हम बात करेंगे 10 रैंकिंग को 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो प्रचेष्टा 2 जो आती है सेकंड या थर्ड नंबर पे, ये प्राप्त हुआ है सर्वोच्च रैंकिंग के तौर पे पंजाब और चंडीगढ़ को। लेकिन अगर हम बात करें आकांक्षी 3 जो कि सबसे लोवेस्ट कैटेगरी मानी जाती है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, अर्थात कहा जा सकता है कि शिक्षा के स्तर पर ये तीनों ही राज्य बहुत पिछड़े रहे हैं और इनको सबसे निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई आकांक्षी 3। तो ये था आपका एजुकेशन रिपोर्ट जो आई थी शिक्षा मंत्रालय से, उस पर हमने चर्चा किया। और अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे कि मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा देने की बात हो रही है। तो सीबीएसई ने अभी हाल ही में जितने भी अपने संबद्ध स्कूल हैं, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं, उनमें शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और उद्देश्य यह है कि बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अभी तक जो सीबीएसई कह रहा है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं से लेकर कक्षा 12 तक में शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम से हम भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं का उपयोग करने का
सुझाव दिया जा रहा है। अब अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं वो टोटल कितनी है, 22 भाषाएं हैं। तो सीबीएसई कह रहा है कि आप चाहे तो इन 22 भाषाओं का प्रयोग करके क्षेत्रीय स्तर पे आप क्लासेस क्या करेंगे कि अपनी वैकल्पिक भाषा के तौर पे प्रदान कर सकते हैं। और ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप रहेगा, और जिसका उद्देश्य क्या है, कई भाषाओं में शिक्षा को शुरू करना। जैसे अभी क्या मोस्टली आप देखेंगे कि हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाती है, या फिर अंग्रेजी भाषा में, या बांग्ला भाषा में। यही 2-3 भाषाएं हैं जिसमें शिक्षा दी जाती है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी और सीबीएसई बोर्ड दोनों का ये उद्देश्य है कि अब हम मल्टी लैंग्वेज यूज़ करें, मल्टी लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या करें, क्लासेस को दें, बच्चों को एजुकेशन दें, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसके ऊपर दिया जाए। और अभी क्या है, अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, इसमें यह कहा गया है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में जो आप शिक्षा देंगे वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए वैलिड रहेगा। या फिर मैं आपसे कहूं कि आर्टिकल नंबर 350 का, जिसमें लिखा हुआ है कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वो जो शिक्षा है वो केवल क्लास 1 to 8 तक की बात हो रही है। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि इसे क्लास 12 तक इंक्रीज किया जाए, यानी प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 12 तक आप इसको शिक्षा दीजिए। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कानूनी प्रावधान भी यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 350A, इसमें कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। और राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 भी कहता है कि स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन ये जो मातृभाषा होगी वो केवल 6 से 14 वर्ष या फिर क्लास 1 to 8 तक होगी। लेकिन अब सीबीएसई क्या कर रहा है, 1 to 8 से भी आगे बढ़ के क्लास 12 तक इन चीज़ों को इंक्रीज कर रहा है। तो जरा देख लेते हैं कि अगर हम मातृभाषा में कक्षा 12 तक अगर हम शिक्षा देंगे तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या उसका महत्व पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस के तौर पर अगर हम देखेंगे तो पहला सबसे इम्पोर्टेंस होगा कि बेहतर संज्ञानात्मक विकास होगा। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, आप अगर किसी गवर्नमेंट टीचर होंगे, अगर किसी स्कूल में, अगर आप प्राइमरी में हो या अपर प्राइमरी में या इंटर कॉलेजेस में, तो आप देखेंगे वहाँ का बच्चा जितना कंफर्टेबल अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ होता है, उतना कंफर्टेबल वो इंग्लिश लैंग्वेज या किसी एक लैंग्वेज जिसमें आप स्टडी करा रहे हैं उसके साथ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल लैंग्वेज है वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, अपनी जो क्षेत्रीय मातृभाषा है उसमें ज़्यादा अच्छा सीखेगा, और यहाँ पर उसके रटने वाली प्रवृत्ति कम हो जाएगी, नकल करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, बल्कि वो क्या करेगा, लर्निंग की तरफ बढ़ेगा, बच्चे की समझ बेहतर होगी, व्यक्तित्व का उसका विकास होगा, जिससे उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि अक्सर बिहार के जो लोग हैं जिनकी बोली मुख्यतः मैथिली बोली होती है या बिहार की बोली होती है भोजपुरी जिसे हम कहते हैं, तो जब वो दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं या स्पेशली बम्बई वगैरह में जाते हैं तो वहाँ उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर या बहुत सारे बिजनेस कॉर्पोरेट में जो बिहार के लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि आप बिहारी हैं, आप निम्न कोटि के हैं, आप बिहार से चले जाइए, मतलब बिहार चले जाइए। महाराष्ट्र मराठियों के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्म विकास में और आत्मसम्मान दोनों में वृद्धि होगी जब मातृभाषा में स्कूली शिक्षा दी जाएगी। बेहतर जुड़ाव भी होगा, कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी भी बढ़ेगी, और इससे पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं प्रारंभिक स्तर पे, फॉर एग्जांपल क्लास 5 to 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो जब यहाँ पर वो पढ़ाई से बाधा प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम आती है, तो इंग्लिश मीडियम होने की वजह से वो छोड़ देते हैं और इसकी वजह से वो दोबारा स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, उस भाषा में, जिस भाषा में वो अपने घरों पे बात करते हैं, अपने पड़ोसी से बात करते हैं, अपने यार दोस्तों से बात करते हैं, तो उस लैंग्वेज में जब हम टीचिंग करेंगे, एजुकेशन देंगे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और उनका स्कूल छोड़ने का रेशियो भी कम हो जाएगा। और होम स्कूल पार्टनरशिप भी ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों और उनकी शिक्षा में भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि माता पिता जब बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं वो स्कूल में नहीं बल्कि घर में करते हैं। आपके घर में भी अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई कर रहा है या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि घर पे आते ही वो बच्चा कहेगा कि प्लीज़ गिव मी 1 टी कप, और मैम जो उसकी माँ या पिता हैं वो उनको रिप्लाई करेंगे यस बॉस अभी मैं लेके आती हूँ या लेके आता हूँ। तो वो सामान्यतः क्या है, हिंदी में ही मांगेगा कि मम्मी मुझे जो है कि 1 गिलास दूध दे दो, या मैं थक गया हूँ मेरा टिफ़िन दे दो, मुझे लंच दे दो। ये हिंदी में प्रोनाउंसिएट करेगा, और हिंदी के साथ साथ माता पिता भी रिप्लाई उसको हिंदी में ही करेंगे। तो जब मातृभाषा में ही वो सारा कुछ सीख रहा है, सारा कुछ पढ़ रहा है, सारी चीज़ों को वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो मातृभाषा में ज़्यादा बेहतर जो है कि उसकी परिवार से स्कूल की जो शिक्षा है वो जुड़ सकेगी।
और इससे सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित होगी, क्योंकि भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को भी एक बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। लेकिन यही कह देना केवल आसान नहीं होगा, कुछ हमारे सामने चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि भाषाओं की अगर हम विविधता की बात करें तो लगभग 270 मातृभाषाओं की पहचान की गई है। तो इतनी बड़े स्तर पे मातृभाषाओं पर अगर हम स्कूल की शिक्षा पद्धति को संचालित करेंगे तो शायद कुछ व्यवधान भी देखने को मिलेगा। वहीं परिवर्तन के प्रति स्कूलों का विरोध भी है, क्योंकि सीबीएसई या आईसीएसई जो बोर्ड है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की क्या होगी, दुकान बंद हो जाएगी। जो आज दिखाया जाता है ना कि आप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाइए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, बच्चे बहुत आगे जाएंगे, ये इस तरीके का जो छलावा दिखाया जाता है, ये इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर लोग क्या करेंगे, अपने यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो भी हो, बिहार, बंगाल, एमपी बोर्ड में पढ़ाएंगे और कहेंगे अब तो मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। तो इससे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों का दुकान दरिया बंद हो जाएगा, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। दूसरी समस्या है कि क्या हमारे पास शिक्षकों की उपलब्धता भी है। भाषा के आधार पे इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्धता होना एक मुश्किल चुनौती है कि हर एक शिक्षक उस व्यवहार के स्तर की भाषा को चुन पाएगा कि नहीं। इसका नुकसान क्या होगा, मान लीजिए मध्य प्रदेश में जो है कि शिक्षक भर्ती आती है, तो मध्य प्रदेश में बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा शायद फॉर्म ना भर पाए, क्योंकि उसे मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। उसी तरीके से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का जो बच्चा है वो बिहार की शिक्षक भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसे न तो मैथिली आती है न उसे भोजपुरी आती है। तो एक प्रॉब्लम होगी, और भाषा के आधार पर शिक्षकों की उपलब्धता भी हमारे लिए कम होगी। और वित्तीय व्यवहार के तौर पे देखें तो यहाँ पर आप देखोगे नई शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होगी, जो कि एजुकेशन सिस्टम पे हमारे केंद्रीय बजट में या राज्य बजट में इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नीतिगत मुद्दे पे अगर हम बात करें तो घरेलू भाषा या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करना इच्छित है, न कि अनिवार्य। अगर इच्छित है तो कोई जरूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड अपने इंग्लिश वाले पैटर्न को छोड़ के घरेलू भाषाओं का प्रयोग करे। भाई जब कंपलसरी नहीं है तो कोई भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए कंपलसरी करेगा। जब कंपलसरी नहीं है, सरकार कह रही है कि आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहे तो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, वो क्यों जो है कि अपने बिजनेस को स्लो डाउन करेंगे, तो वो ऐसा तो करेंगे नहीं। वहीं अंग्रेजी को प्राथमिकता भी दी जाती है, क्योंकि आजकल हर एक गार्जियन, चाहे उसके पास खाने के लिए एक वक्त के पैसे ना हो, लेकिन वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ताकि अच्छी और फर्राटेदार इंग्लिश बोले, क्योंकि उसे भविष्य में एक अंग्रेजी कैप्टन के साथ क्या करना है, वाद विवाद करना है। सोच तो यही रहती है कि भाई हम अंग्रेजों के साथ वाद विवाद कराएंगे या इंग्लैंड भेजेंगे उसको पढ़ने के लिए। तो ये जो फोबिया तैयार किया जा रहा है ना कि अंग्रेजी को प्राथमिकता, अगर अंग्रेजी में बच्चे ने नहीं पढ़ा, सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब उसने भेड़ बकरी चराई है, पढ़ाई कुछ नहीं की है। इट मीन्स यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये जो स्टेट लेवल के बोर्ड होते हैं जो अपनी हिंदी की भाषा में पढ़ाई कराते हैं, इसका मतलब इनकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये भी एक चुनौती हो जाती है कि लोगों की मानसिकता को हम कैसे चेंज करेंगे। और आगे की राह में अगर हम देखें तो क्रमिक संक्रमण भी है। कोठारी आयोग जो कि 1964-66 में था, इसने जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल के पहले 2 वर्षों के लिए शिक्षा और पुस्तकों का माध्यम स्थानीय जनजातीय भाषा के लिए प्राथमिकता दी थी, कि पहले जनजातीय भाषाओं को प्रारंभिक 2 वर्षों तक तो पहले उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए। क्षेत्रीय भाषा को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज को। अब जैसे बिहार के कुछ स्कूल है जहाँ पे वो मिथिला भाषा को भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं, ताकि बिहार के बच्चे को अपनी मिथिला भाषा के बारे में जानकारी हो, भोजपुरी भाषा के बारे में जानकारी हो, और वो उस पर गर्व महसूस करे। ये नहीं कि जैसा आजकल हमारे सामने भोजपुरी का जो इमेज क्रिएट किया गया है कि भोजपुरी पिक्चरें खराब होती हैं, ड्यूअल मीनिंग होती है, वल्गर कंटेंट होता है, या उसके गाने बहुत दोयम दर्जे के होते हैं। तो ये जो हमारे सामने इमेज क्रिएट की गई है, इस इमेज और छवि को बदला जाए, ताकि उसमें एक आत्मसम्मान और अपनी भोजपुरी भाषा, बिहारी भाषा, मिथिला भाषा या पूर्वांचल की भाषा को लेके गर्व महसूस होना चाहिए, न कि उसे हीन भावना से ग्रसित हो। वरना ये वही कंडीशन हो जाएगी जिस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि यूरोपीय अलमारी की, जो यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अलमारी की पुस्तकों के बराबर भी भारतीय ज्ञान नहीं है। और फिर उस भारतीय ज्ञान को जगाने का काम राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस सब ने किया। तो ये वाली चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। फिर तो प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सीखना और कुशल शिक्षकों की भर्ती करना, ये भी हम देख सकते हैं कि शैक्षणिक परिवर्तन के साथ साथ प्रशिक्षित शिक्षकों को भी हमें शामिल करना चाहिए जो ट्रेंड हो।
अच्छा, एक यहाँ पे एक फैक्ट के स्तर पे दिया है जो पता रहना चाहिए कि ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बहुभाषी शिक्षा शुरू करने वाला एकमात्र राज्य है, और स्पेशली इसने जनजातीय क्षेत्रों में ही इसे लागू किया, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा में कवर किया जाता है। और आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर एक देखोगे आप, सहयोगात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए और डिजिटल डिवाइस को समाप्त करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान में साइबर स्पेस में व्यापक भाषाई विभाजन हो चुका है। डिजिटल दुनिया में भाषाओं का समावेश और समावेशी शिक्षण सामग्री का निर्माण करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब कि डिजिटल आधार पे जो गैप है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके घरों में आज तक मोबाइल नहीं पहुंच पाया। अगर मोबाइल है तो जियो का 500 रुपये का रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है। अगर रिचार्ज करने का पैसा है तो नेट अच्छा नहीं चल रहा, तो वाईफाई लगवाने की सुविधा नहीं है। तो ये जो डिजिटल स्तर पे जो विभाजन देखने को मिल रहा है, इस विभाजन को हमें कम करना पड़ेगा और अधिक से अधिक जो है कि गाँवों तक अच्छे नेटवर्क और सुविधाओं को भी पहुँचाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और आगे चलते हैं, अब हम अगले टॉपिक पे, समानता का मार्ग रिपोर्ट, यानी कि द पाथ टू इक्वल रिपोर्ट्स। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएन विमेन ने संयुक्त रूप से समानता का मार्ग, महिला सशक्तिकरण और मानव विकास में लैंगिक समानता नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएन का, और यूएन का ही एक विमेन संस्था है जो महिलाओं के लिए काम करती है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से समानता का मार्ग, मतलब जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही साथ चले, अर्थात महिलाओं का सशक्तिकरण जब होगा तभी लैंगिक समानता स्थापित होगी, इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2 नए सूचकांक भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें एक सूचकांक है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक और दूसरा है महिला सशक्तिकरण सूचकांक। तो ये 2 सूचकांक यहाँ पे इंडेक्स फ्रेम की गई है, प्रस्तुत की गई है, जिसमें 4 आयामों में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य कितना मिल रहा है, उनको शिक्षा कितनी मिल रही है, उनका वित्तीय समावेशन कितना हो रहा है और उनको निर्णय लेने की कितनी क्षमता डेवलप की जा रही है। तो ये जो 4 आयाम थे वैश्विक लैंगिक समानता में, लेकिन महिला सशक्तिकरण में क्या है, एक और आयाम जोड़ा जा रहा है जो पूरी तरीके से महिलाओं पर केंद्रित है कि इन महिलाओं को हिंसा से मुक्ति को शामिल किया जा रहा है। जो 5वां आयाम है, इन चारों के अलावा जो महिला सशक्तिकरण में जोड़ दिया गया कि हिंसा से मुक्ति इन्हें होनी चाहिए, फिर चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर वो यौन हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो या किसी भी प्राकृतिक हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से इन्हें मुक्ति होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि महिलाओं की सशक्तिकरण हो रही है। फिर चाहे उन्हें घरेलू हिंसा से मुक्ति मिले, वो जब चाहे तब जो है कि अपने घरेलू हिंसा से निजात पा सकती, यौन हिंसा से उन्हें जो है कि मुक्ति मिलनी चाहिए, सामाजिक हिंसा से भी उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रीलिम्स के लिए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो होता है वो न्यूयॉर्क में होता है और 1966 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में 177 देश इसके क्या है, क्षेत्राधिकार में आते हैं, यानी ये उनमें काम करता है, भारत भी इसमें शामिल है। और इसका जो मुख्य काम होता है कि लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और जिसके लिए वित्त, डिजिटलीकरण और नवाचार पे फोकस करता है। लेकिन ये 2 रिपोर्ट जारी करता है, एक होता है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और एक होता है MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ये 2 चीजें यहाँ पे जारी करता है, मतलब 2 रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता है। तो जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर कि रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं पर क्या क्या बातें की गई हैं। तो पहली एक बात की गई है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लैंगिक समानता, किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, किसी भी देश ने। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई हम वर्किंग सोसाइटी में देखें तो किसी भी जगह अगर 100 महिलाएं काम कर रही हैं तो उसमें और 100 पुरुष एक साथ काम कर रहा हूँ, तो ये कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि 70 पुरुष काम कर रहे होंगे तो 30 महिलाएं कर रही होंगी, तो ये लैंगिक समानता स्थापित नहीं हुई है। जीवन और अच्छा स्वास्थ्य, इसको लेके भी चुनौतियां हैं कि 1.2 अरब से अधिक महिलाएं और लड़कियां ऐसे देशों में रहती हैं जहां सुरक्षित गर्भपात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अगर जरूरत लगे किसी महिला को कि वो अपना गर्भपात करा ले तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो यानी वहां पर भी लैंगिक स्तर पर कोई सिक्योरिटी उनके लिए नहीं है। शिक्षा, कौशल निर्माण और ज्ञान की बात करें तो 1 से लेकर 20 मिलियन माध्यमिक विद्यालय आयु वर्ग की लड़कियों को महामारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा होगा, अर्थात कि जो कोविड-19 की महामारी आई इसकी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ गया। श्रम और वित्तीय समावेशन की बात करेंगे तो 90% से अधिक पुरुष शक्ति जो है कि शामिल है, यानी कि किसी भी वर्क प्रोफाइल में जिसकी उम्र 25 से 54 वर्ष है, उनकी वर्क प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो 90% तो जो है कि पुरुष काम कर रहे हैं और कामकाजी उम्र की 61.8% महिलाएं ही श्रम शक्ति में भागीदार हैं। तो इतना कम जो है कि रेशियो तो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये भी चीज़ों को प्रॉब्लम बताया जा रहा है। और वहीं पर
निर्णय लेने के स्तर पे अगर हम देखेंगे तो 10 में से 9 पुरुष होते हैं जो निर्णय लेते हैं और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं कि महिलाएं कभी भी अच्छा निर्णय नहीं ले सकती, जबकि वो महिला, चाहे वो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल रही हो, या फिर जो है कि भारतीय मुख्यमंत्री मायावती रही हो, या सुचेता कृपलानी, जिन्होंने अपने राज्य और देश को सेवा दी है, तो वो भला जो है कि क्यों अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। तो ये जो पूर्वाग्रह है इसे समाप्त करना चाहिए। और हिंसा से मुक्ति की बात करेंगे तो हर साल 245 मिलियन महिलाएं जो 15 वर्ष से अधिक उम्र की होती हैं, ये खासकर जो है कि अपने परिचित साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं। आपने एक प्रोग्राम देखा होगा आमिर खान का, जो सत्यमेव जयते जब चलता था, तो उसमें कुछ इसी प्रकार की स्टोरीज बताई जाती थी, जो उनके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर उनके साथ कुछ गलत करते थे, लेकिन वो डर और समाज की वजह से अपने किसी भी परिचित या अपने माता पिता को नहीं बता पाते थे, जिससे उनके माता पिता उल्टा उन्हीं को डांट देते थे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेटा या बेटी कुछ बात कर रहा है, बता रहा है इस बारे में, तो उसको पहले सुनिए और उस पर विचार करिए कि क्या इसने ऐसा कभी पहले कहा था। ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब है कि ये जरूर इसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है यौन शोषण की, जिसकी वजह से ये सहम गया, और आपको भी अगर बता रहा है तो बहुत हिम्मत करके बता रहा है, तो उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, फिर उस पर आप आगे एक्शन लीजिए। तो ये तो थे आपके 2-3 टॉपिक। अब यहाँ पर हम संक्षिप्त सुर्खियों में 2 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा एसडीजी की बात करेंगे, जो प्रगति रिपोर्ट 2023 आई है, क्योंकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका टारगेट रखा गया 2030, यहाँ तक हमें 17 जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कवर कर लेना है, जिसमें 2023 तक क्या प्रगति हुई उस पर बात हो रही है। तो यहाँ पर एक 2023 का एक विशेष संस्करण जारी किया गया, जो जारी कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिपार्टमेंट जो है कि कह सकते हो, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों का जो विभाग है, इसने जो है कि इसे जारी किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2030 तक जो एजेंडे तय किए गए उसकी प्रगति कितनी हुई है। अच्छा, 2030 में कितने एजेंडे हैं? तो 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट्स का एक सेट है। और ये जो 17 लक्ष्य हैं, ये आपके स्टडी टेबल पर या स्टडी वॉल पर होने चाहिए आपके सामने, क्योंकि पीसीएस 2023, पीसीएस 2022 लगातार 2 बार पूछा गया, और इससे पहले भी यूपीएससी और पीसीएस में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये 17 जो लक्ष्य हैं आपके, जैसे जीरो हंगर और नो पॉवर्टी, और साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको प्रॉपर आपको याद रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे रिपोर्ट में हम मुख्य बिंदु को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि 50% से अधिक लक्ष्यों की प्रगति की दिशा में प्रगति जो हुई है बहुत कमजोर हुई है, और 30% जो लक्ष्यों की प्रगति हुई है वो रुक सी गई है, यानी उसमें तो कोई स्थिति चेंज ही नहीं हुई है, पहले जैसी बनी हुई है। क्योंकि इसकी प्रगति पे कहा जा रहा है कोविड-19 की महामारी और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक लगभग 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो सकते हैं। और अगर यही वर्तमान गति से प्रगति जारी रही ना, तो 2030 तक 575 मिलियन लोग चरम गरीबी में आ सकते हैं, अर्थात कि वो लोग और भी दयनीय स्थिति में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जरा हम देख लेते हैं आर्थिक और सामाजिक मामलों के जो विभाग हैं उसके बारे में। तो इसको संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन 1948 में स्थापित किया गया था, और ये संयुक्त राष्ट्र के विकास स्तंभ को बनाए रखता है। देशों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में ये मदद करता है। रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट भी जारी की जाती है इसके द्वारा। तो ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो पहला कि राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर एसडीजी से संबंधित वादे को पूरा करने के लिए कार्यवाही में तेजी लाइए और बदलाव लाने की प्रतिबद्धता को दोहराइए। जैसे पेरिस सम्मेलन में यूएस ने कहा था कि हम इतने बिलियन का फंड देंगे, लेकिन बाद में पीछे हट गया। भारत सरकार के द्वारा भी लगातार कुछ वादे किए जाते हैं, रसिया सरकार, चाइना सरकार, इनके द्वारा जो वादे किए जाते हैं ना, इनको अपने वादों पर जो है कि प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए और अपनी कार्यवाही में तेजी करना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा पर कार्य करना चाहिए, और एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण के लिए बनाया गया था, तो लगातार फंडिंग भी होती रहनी चाहिए। वहीं राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने वाली नीतियों और कार्यवाहियों को लक्षित करना चाहिए। महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। अब भारत सरकार के द्वारा लगातार बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो महिलाओं और लड़कियों के लिए उनके अधिकार दिलाने को सुनिश्चित करती हैं।
और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा गरीबी और असमानता को कम करने के लिए बहुत सारी बीमा योजना, पेंशन योजना, स्वरोजगार योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे गरीबी का भी उन्मूलन किया जा सके। और साथ ही साथ बहुपक्षीय प्रणाली को क्षमता को मजबूत करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो चुनौतियां हो रही हैं उसमें बहुपक्षीय प्रणाली को आपको मजबूत करेंगे तभी आपका काम चल सकता है, तभी आप एसडीजी के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये था। और अगले टॉपिक को हम देखेंगे यहाँ पे, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उच्च शिक्षा संस्थान के लिए संस्थागत विकास योजना लॉन्च की गई यूजीसी के द्वारा। तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना तैयार करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। क्या कहा जा रहा है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, जैसे बीएचयू यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, तो इस तरीके की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या फिर इसमें आप आईआईटी ले सकते हो, एनआईटी ले सकते हो, तो इनके लिए एक संस्थागत विकास योजना यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आईडीपी के महत्व को स्वीकार भी करती है और ये सिफारिश करती है कि प्रत्येक संस्थान को एक रणनीतिक आईडीपी का निर्माण करना चाहिए। आईडीपी मतलब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात या प्लानिंग कह सकते हो, संस्थागत विकास योजना को तैयार करना चाहिए। क्योंकि यूजीसी ने कहा कि प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए अपने स्वयं के आईडीपी का निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। और आईडीपी की आवश्यकता इस स्वीकार से उत्पन्न होती है कि एक समान मानदंड सभी पर लागू नहीं हो सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने लिए एक आईडीपी का निर्माण जरूर करें। यूजीसी का मानना है कि आईडीपी को एक ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है जो संस्थान के विजन, मिशन, संदर्भ, जीवन चक्र, चरण, स्थान, चरित्र, आकांक्षाओं के प्रति सचेत हो। यानी प्रत्येक इंस्टीट्यूट क्या करे, अपने अपने जो है कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान को तैयार करे और जिसमें उस यूनिवर्सिटी या उस हायर एजुकेशन सिस्टम का जो विजन है, जो उसका जीवन है, जो उसके चरित्र हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी चीज़ें झलकनी चाहिए कि हाँ, हमारा जो संस्थान है, अब फॉर एग्जाम्पल आईआईटी कानपुर है, तो आईआईटी कानपुर ये नहीं कहेगा कि हम यहाँ से कलाकार निकालना है, वो कहेगा कि हम यहाँ से उन्नत किस्म के वैज्ञानिक देंगे, आपको उन्नत किस्म के मैथमेटिशियन देंगे, फिजिशियन देंगे, केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे प्रोफेसर देंगे, जो देश में अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन करके आपको क्या करेंगे, लाभान्वित करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेमवर्क में शामिल दिशा निर्देश क्या क्या है। तो भौतिक आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास करिए, जो कि अलग अलग स्कूल्स और विभागों की शैक्षणिक अनुसंधान गतिविधियों को शामिल किया जाए। और साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सिखाने व अध्यापन की अपेक्षित विधाओं के साथ एक रोड मैप भी विकसित होना चाहिए। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को डिजिटल यूनिवर्सिटी की ओर भी आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए। जो रिसर्च होती है, थीसिस होती हैं, उनको जो है कि जो बहुत अधिक उच्च प्रभाव देते हैं, उनको जो है कि आप मान्यता दीजिए। और कुल आवश्यक फैकल्टी में 50% जो है कि अनुबंधात्मक या किसी पेशे के उद्योग से हो सकते हैं। यानी जितनी भी फैकल्टी, उसमें 50% आप निश्चित अवधि के लिए कुछ एक हाई प्रोफेशनल जो है कि लोगों को यहाँ पे हायर कर सकते हैं। और यूजीसी द्वारा निर्धारित फैकल्टी छात्र अनुपात को बनाए रखने की भी आवश्यकता है यहाँ पर। तो ये था दोस्तों सोशल इश्यूज़ का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पूरी कंप्लीट की। और अब आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी पे, जिसके साथ हमारी विजन आईएएस की जुलाई मंथ की मैगजीन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसके बाद मैं आपको मेंस एग्जाम्स के बाद आपको जो अगस्त की मंथली मैगजीन आएगी, वहाँ से आपको लेक्चर देना शुरू करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।